सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसको पढ़ के तुम जो है बायोलॉजी में 300 प्लस नंबर लेके आ सकते हो। दैट इज आर एनसीईआरटी। अगर असर्शन की रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्या सही एक्सप्लेनेशन है? यू शुड नो दिस, जो हमारे बच्चे हमेशा मिस कर जाते हैं। बेटा नीट में हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आपको नीट में चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज। किताब बंद करो, लिखो जो आपने पढ़ा है, ठीक है? क्या लिख पा रहे हो? क्या आप वो एग्जाम्पल्स को रिकॉल कर पा रहे हो? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो बच्चों, नीट के लिए बाकी है सिर्फ और सिर्फ 70 डेज। इस टाइम पे बच्चा ना बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उसके माइंड में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन उसके माइंड में चल रहा है, क्या जो मैं नीट के लिए प्रेपरेशन कर रहा हूँ क्या वो काफ़ी है? क्या जो मैं रिसोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ क्या रिसोर्सेज वो ठीक है? ठीक है। उसके अलावा क्या इस साल में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मुझे मिल पाएगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा इस टाइम पे फेस कर रहा होता है, ठीक है? तो उस टाइम पे बच्चे को चाहिए होता है थोड़ा सा सपोर्ट, एक थोड़ी सी गाइडेंस और कुछ टेक्निक्स जो बच्चे को हेल्प करें, जिससे वो एक अच्छा स्कोर लाके नीट में, है ना, किसी मेडिकल कॉलेज में क्या करें, कोई अच्छी सीट जो है वो सिक्योर कर पाए, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम पे ना बच्चे के ना माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और लास्ट टाइम में बच्चा चाहता है कि वो हर चीज कर ले, हर हर रिसोर्स को एक्सप्लोर कर ले, हर टेस्ट सीरीज को देख ले और हर टेस्ट सीरीज को दे दे, है ना? तो बहुत सारी चीजें जो हमें करनी होती हैं और बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं करनी होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे करने से मेरा स्कोर जो है नीट में वो 360 से ज्यादा जा सकता है, और बायोलॉजी में जो मेरा स्कोर जो है वो 300 प्लस तक जा सकता है, ठीक है? हम एक बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे और एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसको पढ़ के तुम जो है बायोलॉजी में 300 प्लस नंबर लेके आ सकते हो। दैट इज आर एनसीईआरटी, ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग भी करते हो, है ना, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग भी करते हो तो आप बायोलॉजी में 300 नंबर ला सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं तुम बच्चों को बोलना चाहती हूँ, बेटा जीरो जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तुम में से कोई भी बच्चा जीरो पे नहीं है। अगर आपको ये भी पता है ना, who discovered dead cell या what is the power house of cell, that is mitochondria। अगर आपको इतना भी पता है ना बेटा, तो तुम जीरो पे नहीं हो, ठीक है? तुम में से कोई भी बच्चा बेटा जीरो पे नहीं है। अब सवाल ये है मैम, तो 300 प्लस नंबर मैं बायोलॉजी में कैसे ला सकता हूँ, है ना? 300 प्लस नंबर मैं कैसे लेके आ सकता हूँ बायोलॉजी में, ठीक है? तो पहले बेटा आपको अपने माइंड से ये निकाल देना है कि तुम में से कोई बच्चा बिल्कुल भी जीरो पे है, ठीक है? पर आप जिस भी नंबर पे हो, मान लो आप ये बायोलॉजी में 100 नंबर आ रहे हैं, 125 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, वहां से हम कैसे पिकअप करें जो हम बायोलॉजी में 300 प्लस नंबर लें, ठीक है? तो हमें सबसे पहले इसके बारे में बात करनी है इस वीडियो में, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं बेटा, हमारे नीट के लिए कितने दिन बाकी हैं? नीट के लिए हमारे पास बाकी है मात्र 70 दिन, ठीक है? तो 70 दिन में बच्चा तुम सब नहीं कर सकते हो, ठीक है? पर कुछ एब्सोल्यूट मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको करनी है, और तभी आप बायोलॉजी में 300 से ऊपर नंबर लेके आ पाओगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, कुछ चीजें हैं, एब्सोल्यूट चीजें हैं जो आपको क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। कुछ एब्सोल्यूट चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि आप नीट में बायोलॉजी में 300 से ऊपर नंबर लेके आ सकें। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है लेक्चर, ठीक है? बेटा इस टाइम पे ये टाइम नहीं है कि तुम हर चैप्टर का लेक्चर देखने बैठ जाओ, ठीक है? बच्चे बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको आते होंगे, जिनके आपको लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है उनके लेक्चर्स देखने की। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को सेल 90% भी आ रहा है, ठीक है, तो आप सेल की वीडियोस नहीं देखोगे, ठीक है? दैट विल वेस्ट योर टाइम, है ना? आई कैंट से दैट विल वेस्ट योर टाइम, बट दैट विल नॉट हेल्प यू एनी मोर, ठीक है? अगर आपको सेल 90% भी आता है तो वहां से आप टाइम सेव करके उसको कहाँ पे यूज करोगे? प्रैक्टिस में यूज करोगे। तो उसकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलूँ जैसे बच्चों को रेस्पिरेशन इम्प्लांट्स की बात करूँ, उसमें आपको सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस नहीं आ रहा, ये ईटीएस नहीं आ रहा, तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की वीडियो देखो, सिर्फ ईटीएस देखो, पूरे चैप्टर का वीडियो देखने मत बैठो। पर अगर मैं जैसे बात करूँ तुम्हारे से लिविंग वर्ल्ड की, है ना, लिविंग वर्ल्ड तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हारे उसमें से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो लिविंग वर्ल्ड देखना बनता है, तो उसकी आप वीडियो देखोगे। तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा, ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर का वीडियो देखना है, कौन से चैप्टर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? जैसे अगर आपको इकोलॉजी आ रही है, इकोसिस्टम आ रहा है, या बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आ रहा है, और जिसके आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं,
तो आपको उसकी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। पर जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है उसकी आप सबसे पहले क्या करोगे, वीडियो देखोगे। ठीक है, आप सबसे पहले उसका क्या देखोगे, लेक्चर देखोगे। लेक्चर देखने के बाद उसके आप क्या रिवाइज करोगे, नोट्स रिवाइज करोगे। ठीक है, नोट्स रिवाइज करोगे। उसके बाद जाके आप क्या रीड करोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे। उसके बाद आप लोग क्या रीड करोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे। बेटा एक बात समझो, ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा, उसके बाद आपने नोट्स रिवाइज किए, उसके बाद आपने एनसीईआरटी रिवाइज किया, तो आपको कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपको हर चैप्टर की एनसीईआरटी कम से कम 5 टाइम्स रीड करनी है, कम से कम 5 टाइम्स रीड करनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब देखो, मान लो मुझे सेल आता था, ठीक है, मैंने उसके अब मेरे को उसकी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं थी, मैंने नोट्स रिवाइज किए, एनसीईआरटी रिवाइज किया, 1 घंटा लगा के मैंने उसकी क्या देख लिए, मैंने उसके क्या कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो 1.5-2 घंटे में मेरा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 1.5-2 घंटे में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। हाँ, जो चैप्टर मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने उसकी वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने नोट्स रिवाइज किए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एनसीईआरटी रीड किया। उसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला कैच यही है बेटा, हर चैप्टर को एक जैसा टाइम नहीं देना। आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देखो ना, आपके कौन से चैप्टर वीक हैं। ठीक है, जिनको आप जो चैप्टर के क्वेश्चन आपके हर बार गलत होते जा रहे हैं, उन चैप्टर्स का वीडियो देखो, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करो। जो चैप्टर्स आपके अच्छे हैं, जो आपको आ रहे हैं, उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अच्छा मैम, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, बेटा पीवाईक्यू करो। ठीक है मैम, कितने पीवाईक्यू करें, मैं बोल रही हूँ बेटा 2013 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज को क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे। ठीक है, क्या मैम ये क्वेश्चन काफी है, हाँ बेटा बिल्कुल ये क्वेश्चन काफी है। ठीक है, अगर आप 2013 से 25 तक की बात करो मेरे साथ, ठीक है, चलो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एक पेपर में हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेटली ले लेती हूँ। एक पेपर में मेरे पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि नीट में हमारे पास 180 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको क्या आ रहे हैं, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसकी क्या की, ऑप्शंस भी समझो, तो बाकी की 4 ऑप्शंस है वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने उन ऑप्शंस को देखा, तो लगभग तुमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, 800 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो बेटा, नीट में खेल ये नहीं है कि आपको गलत से ही ऑप्शन बताओ, या अगर आपसे पूछा गया व्हाट विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको वही पता हो, है ना, उसमें क्या गलती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके ऑप्शंस में 4 साइंटिस्ट के नाम लिखे आ रहे हैं, तो आपको अगर पहले साइंटिस्ट का पता है, जैसे आपको आया हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ठीक है, और उसमें ऑप्शन में दिया हो लियोन हुक, रॉबर्ट हुक, है ना, टैलेड, उसके बाद कमाइलो गॉल्जी दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया है, टैलेड ने क्या डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद कमाइलो गॉल्जी ने भी क्या डिस्कवर किया, ये सब चीज़ों का अवेयरनेस भी जरूरी है। तो इसलिए जब आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, तो अगर मान लो हमने 200 पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए हैं, है ना, तो वो 200 क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने उसकी चारों ऑप्शंस को अच्छे से किया है, तो आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, 800 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, लाइक आपने क्वेश्चन किया फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, आपने क्वेश्चन किया फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, मेरे पास 4 ऑप्शन थे। ठीक है, पहला ऑप्शन था ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन थे, चारों में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होएगी। आपको पता है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सी है। आपकी ए बी डी ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वाई इनकरेक्ट, इसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपको वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट का रीजन भी पता होना चाहिए। लेट से आपने क्वेश्चन किया असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन किया, ठीक है, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने असर्शन किया, रीजन किया, ठीक है, आपका आंसर आया असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। वाई रीजन इज फॉल्स, ठीक है, यू शुड नो दिस। ठीक है, अगर असर्शन की रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या सही एक्सप्लेनेशन है, यू शुड नो दिस। जो हमारे बच्चे हमेशा मिस कर जाते हैं, तभी वो कंप्लीट 180 तक नहीं पहुंच पाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, है ना, तो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, ये हम इस वीडियो के स्ट्रेटेजिक रोड मैप है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द 360 मार्क्स गोल। बेटा पहले आपको ना एक नंबर का गोल जो है अपने माइंड में सेटल करना पड़ेगा। ठीक है। मैं अपनी क्लास में बच्चों को बोलती हूँ बेटा 360 नंबर बायोलॉजी में लाने से पहले ना, पेपर में लाने से पहले तो अपने दिमाग में लाने होंगे। अगर हम 360 नंबर लेके आना चाहते हैं, है ना, बायोलॉजी में, सबसे पहले वो नंबर आपको अपने माइंड में अचीव करने पड़ेंगे। तो आपका जो टारगेट है, आपका गोल है, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कितने नंबर चाहिए। ठीक है। उस नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहली चीज क्या है, आपका एक टारगेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए जो वेपन है दैट इज एनसीईआरटी। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो वेपन है वो क्या है, एनसीईआरटी। बेटा अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ ना, बच्चे जो अगर मैं तुम लोगों से एनसीईआरटी की बात करूँ ना, जो हमारी एनसीईआरटी है, बायोलॉजी के 95% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से निकलते हैं, मात्र एनसीईआरटी से। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं, बट दैट इज थोड़ा सा इनडायरेक्ट। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, आपकी मास्टरी है एनसीईआरटी पे, आपका अच्छा ग्रिप है एनसीईआरटी में, तो आप वो 2-3 क्वेश्चन भी बना ले जाओगे। तीसरी चीज क्या है, हाई वेटेज चैप्टर। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। कि हर चैप्टर को एक जैसा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और लास्ट क्या है, द 3 फेज 70 डेज प्लान। चलो मैम आपने ये बता दिया क्या करना है, कैसे करना वो भी तो बताओ, है ना, कैसे मैं इस सब चीजों को अपनी रिवीजन में सप्लीमेंट करूं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली टाइम टेबल और टैक्टिक्स क्या रहेंगे, और लास्ट हम क्या करेंगे कि एग्जाम डे के लिए स्ट्रेटेजी हमारा क्या रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि आपको पहले तो एग्जाम का पैटर्न क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बेटा आपको पता तो हो कि आप किस जिस पेपर में बैठ रहे हो उसकी टोटल वेटेज क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमारा पेपर के टोटल मार्क्स है दैट इज 720। इसके लिए हमें कितना टाइम मिलता है बेटा, 3 घंटा मिलता है। अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट होंगे तो आपको +4 मिलेगा, और एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो आपको -1। मतलब यहाँ पे 25% और 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। दूसरी चीज, है ना, पेपर में 50% क्या आती है, बायोलॉजी, जिसका वेटेज कितना रहता है, 360 मार्क्स। ठीक है। 25% हमारे पास क्या आती है, केमिस्ट्री, जिसका वेटेज हमारे पास कितना रहता है, 180 मार्क्स। और फिजिक्स भी 25%, जिसका वेटेज हमारे पास कितना होगा, 180 मार्क्स होगा। ठीक है। तो आपके लिए टारगेट क्या है कि बायोलॉजी में आप 300 से 340 सेलेक्ट करो, 300 से 340 क्या करो, अचीव करो। केमिस्ट्री में लगभग 100 से 140 क्या करो, अचीव करो, है ना। और उसके बाद फिजिक्स में अगर आप 40 से 80 भी ले लेते हो तो ये हमारे लिए क्या है, बोनस है। ठीक है। और बायोलॉजी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्कोर है। ठीक है। अगर आप बायोलॉजी में 340 से ज्यादा नंबर ले सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या किया है, मास्टर किया है। ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है, बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी में 360 अगर आपको अचीव करना है तो आपको इसके लिए क्या रीड करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, है ना। और कितनी बार मैंने तुम्हें बोला, 5 टाइम्स रीड करने पड़ेंगे। और इसके आपको क्या बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि देखो बेटा, जिस दिन तुम्हारा फाइनल पेपर है ना, उस दिन तुम क्या नहीं कर सकते, तुम उस दिन बैठ के सारी एनसीईआरटी एक दिन में दोबारा थोड़ी रिवाइज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे जिसमें आप पॉइंटर्स लिखोगे। ठीक है। तो लास्ट दिन आप अपने वो शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कर पाओगे। ठीक है। जैसे आप मान लो कल मेरा नीट का पेपर है, आज मैं बैठ के क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी एक दिन में वो किताबें रिवाइज कर सकते हैं, नहीं। उस टाइम पे जो ये हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं, इट एक्ट एज अ लाइफ सेवर। ये हमारी हेल्प करते हैं, ये हमारी लाइफ सेवर की तरह हमारे लिए एक्ट करते हैं। और बायोलॉजी में 360 नंबर लाना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। हाँ 360 लाना मैम दैट इज डिफिकल्ट टारगेट, पर हाँ हम बायोलॉजी में 300 प्लस लेके आ सकते हैं अगर आप क्या कर रहे हो, एनसीईआरटी रीड कर रहे हो और उसके क्या बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा, उसने बोला कि ओनली वेपन यू नीड, हमें आपकी जर्नी में आपको सक्सेसफुल होने के लिए, है ना, अपने मनपसंद के गवर्नमेंट कॉलेज में सीट सिक्योर करने के लिए, है ना, आपको एक ही वेपन चाहिए, दैट वेपन इज एनसीईआरटी। अच्छा, क्यों एनसीईआरटी ही काफी है, क्यों आपकी जो एब्सोल्यूट नेसेसरी है वो एनसीईआरटी है, क्योंकि बेटा
आप 85 से 95% जो क्वेश्चन है ना बायोलॉजी में, दैट डायरेक्टली कम फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे। और नेक्स्ट हम क्या बोले, नियरली एवरी क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नियरली एवरी क्वेश्चन इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक लाइन इन द टेक्स्ट। जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट क्या होगी, एनसीईआरटी की सीधी लाइन उठा के डाल दी होगी, ठीक है। और अगर तुम पहली बार पेपर में बैठ के वो लाइनें पढ़ रहे हो, पहले उसको डिकोड करोगे, पहले उसको अंडरस्टैंड करोगे, देन यू विल फाइंड आउट, है ना, कि ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अगर आपने एनसीईआरटी 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ी है, लाइन देखी, तुम फटक से बोलोगे यहाँ एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको मैं बोल रही हूँ बायोलॉजी में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसके जो ऑप्शंस होंगे दे विल बी डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद डू नॉट टच न्यू मटेरियल इन लास्ट 70 डेज। लास्ट के 70 दिन में कोई नया मटेरियल टच नहीं करना है, कोई नया लेक्चर नहीं देखना है, कोई नया कोर्स बाय नहीं करना है, कोई नई किताब नहीं लेनी है ना। जो आपका अपना पुराना कंटेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट इज एनसीईआरटी, उसको ही रिवाइज करोगे, कोई नई किताब को नहीं छुओगे, ठीक है। उसके अलावा अगर टॉपर सीक्रेट की बात करूं, तो उसने क्या बोला है, आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी है। अगर मैं टॉपर सीक्रेट की बात करूं, आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी है, आपको एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। समझ आया ना। तो अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो आपको 10 नई किताबें नहीं पढ़नी है, आपको एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। समझ आया। उसके बाद अगर हम बात करें, है ना, हाई यील्डिंग इंटेलिजेंस, मतलब ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो मैं कम चैप्टर पढ़ के भी मैडम ज्यादा नंबर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे और हम बायोलॉजी में ज्यादा नंबर क्वालिफाई कर सकते हैं। हर साल बेटा ये बच्चे गलती करते हैं, हर चैप्टर को एक जैसा टाइम देना। बेटा हर चैप्टर की एक जैसी वेटेज ही नहीं है, तुम हर चैप्टर को एक जैसा टाइम क्यों देते जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, उनको आइडेंटिफाई करना बेटा बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं जोलॉजी में बात करूं और बॉटनी में बात करूं, मतलब बेसिकली बायोलॉजी में बात करूं, सबसे पहले क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो हर सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, 5 क्वेश्चंस मिनिमम इसमें से रहेंगे। मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर में से रहते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ठीक है। उसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं, वो लगता है आसान चैप्टर है, तो हो जाएगा। इसमें भी लगभग 7 क्वेश्चंस की क्या रहती है, वेटेज रहती है, और इसको बच्चे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा दिल पता कब दुखता है, जब सूखा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये चैप्टर्स भी रिवाइज कर रहे हो, है ना, तो यहाँ से भी आप लगभग अपने 70 से 80 नंबर क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। तो इन चैप्टर्स को हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है, ज्यादा प्रेपरेशन करना है बेटा। नीट में हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना है आपको। नीट में चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज। अच्छा, कुछ और चैप्टर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में बात करूं 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, और रेस्पिरेशन में बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज सेल एंड सेल साइकिल, दोनों यूनिट्स को मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 7 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में मैंने बात किया, जिनको पढ़ के तुम अपनी नीट की तैयारी को, जिनको अच्छे से पढ़ के आप अपनी नीट की तैयारी को क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड सोल्यूशन, ठीक है। इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। और अगर ऑर्गेनिक की बात करूँ, मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मैं तुम्हें अगर बोलूं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे रहना चाहिए, रिएक्शन पे, मैकेनिज्म पे, जो बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, एक्सेप्शंस पे, ठीक है,
और टेबल्स पे, इस पे ध्यान देना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मूविंग चार्ज, री ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, लॉज ऑफ मोशन एंड रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड ग्रेविटेशन। ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे आपसे बात करूं तो 70 डेज के लिए हमारा प्लान क्या रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले फेज 1 में जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन है उसको हमने 3 फेजेस में बांटा है। फेज 1 में जो हमारा है डे 1 से लेके 35 तक, इसमें आप इंटेंसिव एनसीईआरटी रीडिंग करोगे और क्या करोगे? रिवीजन करोगे। तो मैम अगर मैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ पर फिर भी मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा क्यों? बेटा जब आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्या तुमने सारे डायग्राम्स की लेबलिंग करी थी? ठीक है, ये पूछो खुद से, क्या तुम्हें सारे डायग्राम्स की लेबलिंग्स याद है? क्या तुम्हें सारे डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन याद है? वो तो मैम मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो क्या पढ़ रहा था, थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहा था। तो बेटा कंप्लीट एनसीईआरटी तब पढ़ी जाएगी जब आपने सारी डायग्राम्स की है, सारी डायग्राम्स की लेबलिंग करी है और सारे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी है। अच्छा, फेज 2 में जो हमारा डे 36 से 55 तक चलेगा, इसमें हम डीप प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की ही हम क्या करेंगे? डीप प्रैक्टिस करेंगे। और फेज 3 जो हमारा 56 से 70 डेज तक चलेगा, इसमें हम रैपिड रिविजन्स एंड सेल्फ टेस्ट करेंगे। अब हमने जो पढ़ लिया है उनको हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। देखो बेटा, अगर आप, है ना, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, है ना, बायो की, ठीक है, उस टाइम पे आप क्या करोगे बेटा? एक्टिव कॉलिंग करोगे, ठीक है। बायो में आप क्या करोगे? एक्टिव कॉलिंग करोगे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा, ठीक है, आपने सारी एग्जांपल्स पढ़ी कि राइजोम की एग्जांपल्स क्या है, कॉम की एग्जांपल क्या है, सकस की एग्जांपल्स क्या है, तो उसको रिकॉल करो, बार बार रिकॉल करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, अपने घर वालों को बोलो मेरे से कुछ एग्जांपल्स पूछिए, ठीक है, खुद रिकॉल करो, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉलिंग करनी है आपको, ठीक है, समझ आया? ठीक है। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की सारी डायग्राम, उनके एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, और उनके टेबल्स, इनको भी आप कैसे पढ़ोगे? बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, ठीक है। इसको भी आप क्या पढ़ोगे? बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो आप सेल्फ टेस्ट दे रहे हो खुद को, है ना, हर टेस्ट को आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे। सेल्फ टेस्ट दे रहे हो, हर टेस्ट को आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे, ठीक है। और टेस्ट एनालाइज करना, मैम मैंने आज पेपर देखा, मेरे 25 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे, 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, ये आपका एनालिसिस है। बेटा ये सेल्फ एनालिसिस नहीं है, ये टेस्ट का एनालिसिस नहीं है। टेस्ट से इंपॉर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस करना। और बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम मेरे 25 क्वेश्चन सही थे, 5 गलत थे, 5 छोड़ दिए, ये मैंने एनालिसिस किया। ये एनालिसिस नहीं है बेटा, यही होता है मार्क्स कैलकुलेशन, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस करना है, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, तो ये इनकरेक्ट क्यों है, ठीक है। अगर ये असर्शन का रीजन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? यू शुड नो अबाउट दिस, समझ आया? तो आपके लिए टेस्ट एनालाइज करना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपको कुछ चीजें एनसीईआरटी से मिल रही हैं, जो आपने कुछ मिस्टेक्स की हैं, उनको आप अपने नोट्स में क्या करते जाओगे? इम्प्लीमेंट करते जाओगे। एंड एवरी टाइम, है ना, when you implement that mistakes in your notes become more powerful। तो आपके नोट्स क्या हो जाएंगे? और भी पावरफुल हो जाएंगे, समझ आया? तो आप नोट्स हर टेस्ट के बाद जो गलतियां हैं उसको आप देखोगे, उन नोट्स को आप क्या करते जाओगे? इम्प्लीमेंट करते जाओगे, समझ आया ना? और आपके जो नोट्स हैं वो क्या होते जाएंगे? और पावरफुल होते जाएंगे, समझ आया? ठीक है। अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, फेज 1 की बात करें, है ना, इंटेंसिव इनपुट, है ना, बायोलॉजी में आप क्या करोगे? लगभग 2 से 3 चैप्टर जो है वो डेली करोगे, फुल रीडिंग्स प्लस डायग्राम्स। केमिस्ट्री में आप क्या करोगे? हर दिन रिएक्शंस रिवाइज करोगे और उनकी प्रॉपर्टीज रिवाइज करोगे। फिजिक्स में आप उनके कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करोगे और डेरिवेशन करोगे। एंड आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे जो स्ट्रिक्टली किससे जुड़े हुए होंगे? एनसीईआरटी से।
टेक्निक, आप एक्टिव रिकॉल करोगे। किताब बंद करो, लिखो जो आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या लिख पा रहे हो, क्या वो एग्जाम्पल्स को रिकॉल कर पा रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डीप प्रैक्टिस में, डीप प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, सॉल्व ऑल एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी की सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करो, एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एनसीईआरटी की हर एक्सरसाइज को आपको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है, ठीक है। प्रिडिक्ट क्वेश्चंस, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, उसका एक पैराग्राफ पढ़ा, देखो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्या पॉसिबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस हिसाब से, उस नजरिए से एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है। रिटर्न टू द टेक्स्ट फॉर एनी वीक टॉपिक, ठीक है। अगर आपने जब ये चैप्टर पढ़ लिया है, आपको लगा मुझे ये टॉपिक जो है वो वीक लग रहा है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, उस टॉपिक पे वापस आ जाओगे। विजुअल प्रैक्टिस, डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, अपनी मेमोरी से खुद किताब बंद करके डायग्राम ड्रॉ करो, उसको क्या करो, लेबल करो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि हम 2 से 3 चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ेंगे, ठीक है। संडे को आप किसके लिए रखोगे, बफर के लिए। संडे को हम किसके लिए रखेंगे, बफर के लिए। संडे को हम उन सब चैप्टर्स को, सब एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक्शन प्लान में अपने एनसीईआरटी की एग्जाम्पल सॉल्व की, टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए, ठीक है, और किताब बंद करके क्या की, कुछ डायग्राम्स भी क्या करी हैं, ड्रॉ करी है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें एक्शन प्लान में, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है, हमने फेज 1 में, उन शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करोगे, फॉर्मूला शीट्स बनाओगे, रिएक्शन शीट्स बनाओगे, और डायग्राम्स को भी क्या करोगे, ड्रॉ करके रखोगे, ठीक है। सेल्फ टाइम टेस्ट लोगे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट। जैसे आप हमारी अगर पीडब्ल्यू की ऐप खोलते हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी पिटारा करके एक ऑप्शन है, आप उसमें जाओगे, वहाँ पे हर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस लाइन से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, ठीक है। और फाइनल वीक में आप लाइट रीडिंग करोगे, और किसकी करोगे, सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स की करोगे, समझ आया। तो आप इसमें क्या करोगे, हाई वेटेज चैप्टर्स को रीड करते रहोगे लास्ट वाले दिनों में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक टाइम टेबल है ना, सेम शू डोंट फिट ऑन, ठीक है। ये मैंने एक डम्मी टाइम टेबल बोल सकते हो, या एक एग्जाम्पल टाइम टेबल है जो बना दिया है, ठीक है। बाकी बच्चे अपने स्लीपिंग पैटर्न के हिसाब से, अपने वीकनेस, वीक टॉपिक्स और वीक सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, जिसमें मैंने लगभग 2 आवर्स किसको दी है, बायोलॉजी को, ठीक है, कि सुबह उठे हैं हम 6 से 9 बैठ के 3 घंटे, है ना। सुबह हम सुबह 6 बजे से बैठ के 9 बजे तक, लगभग सुबह के पहले जो 3 घंटे हैं वो किसको देंगे, बायोलॉजी को देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे, ठीक है, हम अपने उनकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीजें करेंगे पहले 3 घंटे में, है ना। एंड आई सजेस्ट यू गाइस कि आप बायोलॉजी को सुबह के 3 घंटे में ही पढ़ो, क्योंकि अगर आप सुबह उठ के 6 से 9 तक अपना बायोलॉजी कर लेते हो, तो आपने लगभग अपना 50% काम कर लिया, क्योंकि पेपर में तो वेटेज बायोलॉजी का 50% ही है ना। तो ये मैं क्लास में बच्चों को बोलते रहती हूँ कि बेटा आप सुबह उठो, उठते सार पहला काम ये क्या करो, अपनी बायोलॉजी को उठाओ और एनसीईआरटी को मत्था टेको, आराम से बैठ के बायोलॉजी पढ़ो, ठीक है, 3 घंटा बैठ के, ठीक है। उसके बाद 12:30 से लेके 2:30 बजे तक, है ना, आप लोग क्या पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है। और 3:30 से लेके 5:30 बजे तक आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे और एक्टिव रिकॉल करोगे। शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे तक आप अपने वीक एरियाज को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो यहाँ पे लगभग मैंने तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए बताया है कि 6 से 9 बेटा बैठ के आप बायोलॉजी पढ़ो, ठीक है। 9:30 से 11:30 तक आप केमिस्ट्री पढ़ो, 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक आप लोग क्या कर सकते हो, फिजिक्स पढ़ सकते हो, फिर 2:30 से लेकर 3:30 तक एक ब्रेक लिया, 3:30 से 5:30 आपने रिवीजन और एक्टिव रिकॉल किया, और शाम में 6 बजे से लेके 8 बजे तक बैठ के आपने क्या कर लिया, अपने वीक एरियाज को क्या कर लिया, एड्रेस कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि कौन से टैक्टिक्स हैं जो हमें क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। जब मैं एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ तो आपको उसको कैसे रीड करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है, हर डायग्राम को खुद से लेबल करना और सारे टेबल्स को क्या करना है, मेमोराइज करना है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, आपको अपनी सारी रिएक्शंस को याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं विद ऑल एक्सेप्शंस, ठीक है। हम
हमारी मैम हमें बोलती थी जहाँ पे एक्सेप्शन है वहीं पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारी एक्सेप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर फिजिक्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करनी है, डेरिवेशंस करनी है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूँ ना सिलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ क्या जो है एनसीईआरटी ही आपकी हेल्प करेगी, नहीं, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए दैट इज कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है आज जोश आया 8 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, नहीं बेटा, रोज पढ़ना है, रोज, है ना। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फेलियर स्टूडेंट में और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में एक ही चीज़ का फर्क है, दैट इज कंसिस्टेंसी। जो एक फेलियर स्टूडेंट होगा दैट वुड नॉट बी कंसिस्टेंट, बट जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होगा जो सिलेक्शन लेके आएगा, ही और शी वुड बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। अपना सिटिंग टाइम बढ़ाइए। आज अगर एक हफ्ते में आप 6 घंटे पढ़ पा रहे हो, अगले टाइम खुद को चैलेंज कीजिए, 7 घंटा पढ़िए। उससे अगले हफ्ते अपनी सिटिंग को बढ़ा के 8 घंटा कीजिए, ठीक है। तो जो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है और आगे की तरफ ही बढ़ते जाना है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव रिकॉल कीजिए, ठीक है, अपनी सारी चीज़ों को अपने आप को खुद से टेस्ट कीजिए। कल जो चैप्टर पढ़ा था उसकी एग्जांपल्स खुद को रिकॉल करके देखिए क्या मुझे याद है, ठीक है, वो चीज़ करें। एरर लॉग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप क्या करोगे, जितनी भी मिस्टेक्स होंगी उनको एक पेज पे लिखते जाइए बेटा, ठीक है। अब जब अगली बार मुझे पेपर देना है या रिवीजन करनी है, मैं मिस्टेक्स के लिए एक आप एरर बुक बना सकते हो, ठीक है। एरर बुक बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ अपने आप को ऐड कीजिए, उसमें वो गलतियां डालते जाइए, एक पेज पे लिखते जाइए, दैट्स अप टू यू। पर जिस दिन लास्ट दिन आप बैठोगे अपने वो एरर लॉग उठाना, ठीक है, और अपनी सारी गलतियां देखते जाना कि कहाँ पे आपने गलती की थी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, हेल्थ, है ना, हेल्थ है तो सब कुछ है ना। अगर बीमारी बढ़ गई नीट के पेपर से पहले तो क्या ही कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कम से कम 7-8 घंटा की नींद लें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक करें, बाहर जाएं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। लास्ट दिनों में थोड़ा जंक फूड को छोड़ दीजिए, ठीक है। और फोकस, है ना, नो न्यू मटेरियल इन दिस इन लास्ट 70 डेज। आप कोई नया मटेरियल नहीं उठाओगे, है ना। आप लोग स्ट्रिक्टली एडहायर करोगे किसके साथ, एनसीईआरटी के साथ। और एनसीईआरटी को घोट के ना हम लोग पी जाएंगे, एनसीईआरटी को ऐसे घोटेंगे और उसको पी जाएंगे, ठीक है। हमें पता होगा ये लाइन का लोकेशन कहाँ है, ये एग्जाम्पल का लोकेशन कहाँ पे है। तो एनसीईआरटी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, वही बात, 10 नई किताबें नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी ही 10 बार पढ़नी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, और नीट में अच्छे नंबर लेके आएंगे। सबसे पहले जब आप बात कर रहे हैं पेपर वाले दिन की, आप पेपर में पहुंच गए, सबसे पहले आप किसको अटेम्प्ट करोगे, बायोलॉजी को, फिर किसको करोगे, केमिस्ट्री को, और लास्ट में क्या करोगे, फिजिक्स। सबसे पहले इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे बायोलॉजी पूरी की पूरी 1 घंटे में हो जाए, ठीक है। बायोलॉजी जो है हमारी लगभग 1 घंटे में हो जाए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी, है ना, आप पर क्वेश्चन, है ना, मोर देन 1 मिनट स्पेंड नहीं करोगे। मैं आप क्या करोगे, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट पर क्वेश्चन स्पेंड करने की कोशिश करोगे, 1 मिनट पर क्वेश्चन स्पेंड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। पेपर के टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस को क्या करोगे, मेंटेन करके रखोगे, घबराना नहीं है पेपर के टाइम पे, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है, अगर आप चाहते हैं इस साल नीट में सिलेक्शन आए तो आज ही शुरू करें पढ़ना, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी को स्टिक करें, अपने टारगेट को, गोल को बनाएं, अपना टारगेट गोल अपने माइंड में क्लियर करें। अगर तुम मुझको बोलो मैम मैं कुछ नहीं पढ़ रहा था, आज मैं आपका ये प्लानर और उठाऊंगा, क्या मेरे 720 नंबर आ जाए, क्या मुझे एम्स जल्दी मिल जाएगा, नहीं बेटा, नहीं मिल सकता। पर अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपके 100, 150, 200 नंबर चल रहे हैं मॉक टेस्ट में, और आप हमारी ये स्ट्रैटेजीज को क्या करते हो, फॉलो करते हो, तो क्या आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाओगे, तो हाँ बिल्कुल आप एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने आप से प्रॉमिस की करेंगे कि आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, और उसके लिए आप ऑनेस्टली काम करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो हाँ आप बिल्कुल एक मेडिकल कॉलेज में लैंड कर जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं निशा गुलाटी आपको क्या देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपने अपकमिंग नीट एग्जाम के लिए।
तो बेटा सब चीज़ें छोड़ के, सब डिस्ट्रैक्शंस को माइंड से निकाल के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक बेटा, है ना। डू डू योर बेस्ट इन दिस एग्जाम एंड मेक योर फैमिली प्राउड। ओके बेटा, थैंक यू।